नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए अपना लक्ष्य तय कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरे संसद में अब की बार 400 पार का संकल्प लिया और अपने संकल्प की सिद्धि के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम दिन बचे हैं। ऐसे में मिशन 2024 को लेकर बीजेपी एक साथ कई कार्यक्रमों को चला रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, युवा मतदाता सम्मेलन, गांव चलो, नमो ऐप अभियान सहित कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे पार्टी को उम्मीद है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य धरातल पर उतर पाएगा। बीजेपी एक एक राज्यों पर अपना टारगेट फिक्स कर रही है। लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नजर खास तौर पर बिग 4 राज्यों पर है। यूपी और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और महाराष्ट्र लोकसभा में 40 या उससे ज्यादा सीटों के साथ बिग 4 राज्यों में आते हैं। संसद की 543 सीटों में से 210 सीटें इन्हीं राज्यों की हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इस तरह कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो धरातल पर उतर पाती है। जिस लक्ष्य का, जिस टारगेट का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसको लेकर क्या कुछ होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने 2024 के लिए टारगेट फिक्स कर दिया है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अब ज्यादा दूर नहीं है। इस बार एनडीए 400 के पार पहुंच जाएगी और बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी। तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसले लेने वाला होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। बिखरते विपक्षी गठबंधन और हाल में 3 हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी बुलंद हौसले के साथ 2024 के चुनाव में उतर रही है। लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मूड में नजर आ रही है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी एक साथ कई कार्यक्रम चला रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, युवा मतदाता सम्मेलन, गांव चलो, नमो ऐप अभियान सहित कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें पार्टी को उम्मीद है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य धरातल पर उतर पाएगा। बीजेपी एक एक राज्यों पर अपना टारगेट फिक्स कर रही है। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बीच में बिहार और महाराष्ट्र बीजेपी के लिए राजनीतिक मुसीबत बन गए थे। चुनाव से पहले साथ ही रहे नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी को दोनों ही राज्यों की सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन बाद में बीजेपी ने जिस तरह इन दोनों ही राज्यों में वापसी की, उसी में 2024 के लिए उसकी रणनीति का मर्म छिपा हुआ है। यूपी और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और महाराष्ट्र लोकसभा में 40 या उससे ज्यादा सीटों के साथ बिग 4 राज्यों में आते हैं। संसद की 543 सीटों में से 210 सीटें इन्हीं राज्यों की हैं।
बीजेपी ने 2019 में इनमें से अकेले 120 सीटें जीती थी और एनडीए सहयोगियों के साथ ये संख्या 162 थी। बीजेपी को पता है कि लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम बिग 4 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वैसे तो यूपी बीजेपी के लिए सुरक्षित है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाने का निर्णय लिया। गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता और कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल जाने के लिए कहा गया है, बल्कि उन्हें रात्रि विश्राम भी उसी गांव में करना होगा। गांव चलो अभियान के दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र की मोदी सरकार के 10 सालों की उपलब्धि के बारे में जनता को अवगत कराएंगे। बीजेपी ने गांव चलो अभियान कार्यक्रम को 6 से 11 फरवरी तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए जहां 2024 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है, वहीं विपक्ष गठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर खींचतान में उत्तर प्रदेश में गठबंधन खटास में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के 28 सीटों की मांग के जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कांग्रेस को 11 सीटों के ट्वीट के बाद खलबली मची। जो संकेत मिल रहे हैं उसमें अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार को लखनऊ में हुई महत्वपूर्ण बैठक में गहन मंथन के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व कोई निर्णय लेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार में नीतीश ने झटका दिया, तो महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी टूट फूट से औंधे मुंह पड़ा हुआ है। अब तो उद्धव ठाकरे के भी पीएम मोदी के खिलाफ सुर नरम नजर आने लगे हैं। सोमवार को शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सावंतवाड़ी में एक जनसभा में बीजेपी पर जुबानी हमले तो किए, लेकिन उनके तेवर बदले बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि वो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ही शिवसेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है। ऐसे में अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या उद्धव भी नीतीश की राह पर चलने वाले हैं। साफ है, जैसे जैसे 2024 के महासंग्राम के दिन नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी की सेना मजबूत होती जा रही है। वहीं विपक्ष के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी 400 के लक्ष्य को साधने के लिए अपने तरकश में तीर जमा रही है। अब देखना है कि पीएम मोदी का निशाना कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संसद में ये ऐलान किया गया कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और कहीं न कहीं इस लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस के उसकी पूरी तैयारी कर ली है, मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। माधवी अग्रवाल है, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है माधवी जी आपका कार्यक्रम में। प्रखर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है प्रखर जी। आजम खान सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आजम जी। और सुमित मेहरोत्रा टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत माधवी जी आपसे। बीजेपी ने तो अपने तीसरे कार्यकाल के लिए टारगेट पूरी तरह से सेट कर लिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया संसद के अंदर के अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है कि धरातल पर ये जो टारगेट सेट किया गया है उतर पाएगा? बिल्कुल, आगामी चुनावों के लिए बनाए जाते हैं, चाहे आप पहले विगत वर्षों के भी चुनाव देख लें, विगत राज्यों के चुनाव देख लें, तो हमारे जो टारगेट सेट होते हैं उस पे हम पूर्ण रूप से काम करते हैं और एकदम कह सकते हैं कि बिल्कुल जाकर यथार्थ में काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। आज तक के जितने भी रिजल्ट आए हैं उससे ये प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट को सेट करती है। उसके बाद हमारे सारे कार्यकर्ता जो हैं वो धरातल पे जाके सारी योजनाओं को पहुंचाने से लेकर लोगों के साथ जोड़ने से लेकर सभी नेतागण
इसमें लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से 400 पार होगा। और उन्होंने ये भी कहा था, मैं आपकी बात को पूरा कर देती हूँ, कि अब की बार 400 पार, जिसमें एनडीए की सरकार जो है वो 400 पार करेगी और 370 जो है वो केवल भाजपा अपनी सीटें लेकर आएगी। तो निश्चित रूप से लोग भी ये चाहते हैं, देश की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरीके से इलेक्शन हुए 4 राज्यों में और 3 राज्यों में जिस तरीके से आया परिणाम, वो ये बताता है कि देश की जनता मोदी जी के गारंटी के साथ पूर्ण रूप से अपनी सहमति दे रही है और आगामी हमारी सरकार बनेगी और फिर से हम देश को सशक्त और मजबूत बनाने की राह पर आगे कंधे से कंधा मिला के देश के लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अब प्रखर जी, बीजेपी ने तो अपनी कमर कस ली है, तैयारी कर ली है, टारगेट भी साफ तौर पर साफ कर दिया है, सबको बता दिया सदन के अंदर कि अब की बार 400 पार। सरकार इस तरह का जो टारगेट है वो अलग अलग रणनीति के तहत बनाकर और बाकी के राज्यों पर भी इस तरीके की चुनावी रणनीति को घोषित कर रही है। बीजेपी की तरकश में कई तीर दिख रहे हैं। अगर अब बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, इस वक्त आप अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कई बातें बोली, लोकतंत्र पर बोला। लोकतंत्र पर बोले तो चंडीगढ़ की बात नहीं करते हैं, जहां पर 40% वोट से कम कर दिए जाते हैं अपने बीजेपी के उसको जिताने के लिए कैंडिडेट के, और सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है, डांट लगाता है उस ऑफिसर को। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र पर फिर इन्होंने बेटियों पर बोला। अरे तो एक सांसद इनका कहता है दबदबा है, दबदबा रहेगा, देश की मेडल लाई हुई बेटियां बैठी रहती है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, जिनमें आनंद, एमजे अकबर, ब्रिजभूषण सिंह, कितने नाम मैं लूं। इनके अभी आईटी सेल के लड़के जो बनारस के थे वो पकड़े गए, उन पर 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बेटियों पर इन्होंने बोला। उसके बाद इन्होंने बोला कि 400 पार, परिवारवाद। अरे परिवारवाद में अपना परिवारवाद नहीं दिखता है, उसको बताने के लिए नहीं, ये परिवारवाद तो डिफरेंट है, आपका परिवारवाद डिफरेंट है। आप अनुप्रिया पटेल जी से गठबंधन करती तब परिवारवाद नहीं दिखता, आप चिराग पासवान से गठबंधन करते तब आपको परिवारवाद नहीं दिखता, आप निषाद पार्टी से गठबंधन करते तब आपको परिवारवाद नहीं दिखता, सिर्फ अपोजिशन में परिवारवाद दिखता है। फिर लोकतंत्र में 100 से ऊपर सांसद कहते हैं संसद जाने से रोक लग जाती है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? संसद में इतनी बड़ी घटना हुई, आज तक किसी ने नहीं बताया कि उसमें क्या हुआ। इनके जो सांसद जिसने पास बनाया था उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये लोकतंत्र की बातें करते हैं। अरे कुछ भी कह लें, अब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर जवाब नहीं देंगे। तो ठीक है, आप कर रहे हैं ना यात्राएं उसको लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी कर रही है ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा? सर, पार्टी जा रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठा रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है, हम आरक्षण के कैप को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं। देखिए, एक टाइम पर आरक्षण की व्यवस्था थी तो क्या होता था, सरकारी तंत्र में नौकरियां लगती थी। ये दिन पर दिन पीएसयू को बेचते जा रहे हैं ताकि सरकारी नौकरियां कम होती जाए और आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाए। तो इसलिए जनता ने मन बना लिया है और 2024 में जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, कैसे सिखाएगी सर? कैसे सिखाएगी? इसी सबक को सिखाने के लिए तो इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन अब तक आपकी तरफ से इस बात को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ, किसी तरह की कोई बात धरातल पर नहीं रखी गई। युवाओं की बात आप करते हैं, लेकिन आपने एक बार भी इस बात पर चर्चा नहीं की कि आखिर इंडिया गठबंधन इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है। कुछ ही महीने बचे हैं सर इस पूरे 2024 के चुनाव को लेकर। इंडिया गठबंधन में कहीं पोस्ट पोल अलाउंस हो रहा है, कहीं प्री पोल अलाउंस होगा। अगर टीएमसी की आप बात करते हो, टीएमसी ने ये तो नहीं कहा कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं या वो बीजेपी के साथ चली जाएगी। नहीं सर, ये तो नहीं कहा, लेकिन ये तो साफ तौर पर कहा ना कि एकला चलो की नीति अपनाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे 42 सीटों पर। आप पंजाब की बातें करेंगी तो पंजाब में भी हम अपोजिशन में और आम आदमी पार्टी सरकार में है, बीजेपी है ही नहीं। साउथ में बीजेपी है नहीं, 4 राज्यों का रिजल्ट आया, 4 राज्यों में वोट परसेंटेज हमारा बीजेपी से ज्यादा है और लगभग 60 सालों तक हम भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए आए हैं और आगे भी हराएंगे। और देखिए, सही नीतियों की बात, देश का कर्जा 2.5 लाख करोड़ पहुंच गया है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। एग्रीकल्चर का बजट कम कर दिया गया, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया, इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अरे क्यों नहीं बोलते हैं आप कहते हैं कि आपने नीति आयोग का डेटा दे दिया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। अरे जब हमारे टाइम पर करोड़ों लोग, 20 करोड़ से ऊपर लोग जब गरीबी रेखा के ऊपर आए थे तो वर्ल्ड बैंक का डेटा उसको सपोर्ट करता था। एक तरफ कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, दूसरी तरफ 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इनको 2 वक्त का खाना नहीं है, उनको राइट टू फूड के तहत उनको खाना देना पड़ रहा है। ठीक है, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपनी बातों को। ठीक है, आजम खान जी,
जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी को सीटों का बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया जाता है, बकायदा ट्वीट किया जाता है, 11 सीटें ऑफर की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। कैसे हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें 11 सीटें ऑफर की थी। हाँ। और उसके साथ साथ ये भी कहा था कि अगर कोई सीट ऐसी है जिसपे कांग्रेस जीतने लायक है, हाँ। तो उस पर भी हम विचार करेंगे। अभी जो ताजा कांग्रेस ने 16 सीटें कही हैं, तो हम लोग 11 और 16 के बीच में डिस्कशन कर लेंगे और देखेंगे जहां भी आम सहमति बनेगी। कांग्रेस पार्टी तो 28 की बात कर रही है ना, 28 देंगे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? 28 नहीं है, अभी कांग्रेस ने ताजा वो कहा है 16 सीटें कह रही है कांग्रेस। फिर भी ये बातचीत दोनों पार्टियों के बीच बहुत ही सद्भावपूर्ण माहौल में हो रही है और उत्तर प्रदेश में कब तक हो पाएगा सर? ये जानना चाहेंगे कब तक हो पाएगा? इन सीटों के बंटवारे को लेकर कब तक चर्चा चलती रहेगी? नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के बीच में आपको ये सीटें बाय नेम बाय कैंडिडेट सब कुछ मिल जाएगा। प्रखर जी, 16 सीटों के लिए आप तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी तैयार है? समझ नहीं आती एक बात कि लगातार इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी के तौर पर, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस है, लेकिन फिर भी आपके जो सहयोगी हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत कमतर आंकते हैं। क्यों? नहीं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी सर, मेरा सवाल प्रखर जी से है। आजम जी, मेरा सवाल प्रखर जी से। ओके, पार्टी लगभग 60 सालों तक बीजेपी को हराती आई है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा संगठन है। दूसरी चीज, कई प्रदेशों में हमारी सरकार है। सर, मेरा सवाल ये नहीं था सर, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा है, आप सीधा जवाब दीजिए मुझे। आप सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, मगर आप जो चाहती वैसा नहीं मिलेगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सवाल आपका। हाँ, बताइए ना सर, जवाब दीजिए ना। क्या कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर तैयार है, जैसा कि आजम खान जी ने कहा? पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक कमेटी बनी है जो सीटों की शेयरिंग की बातचीत चल रही है, वो आपस में डिसाइड करेगी और आप ही के माध्यम से देश की जनता को पता चल जाएगा। अब इतनी जल्दी क्या है कि आज ही हम बता दें? सर, अब इतनी जल्दी कितनी जल्दी है सर? कितना वक्त बचा है? आप ही खुद बता दीजिए सर, 2024 के चुनाव में कितना वक्त बचा है? 2024 ऐसा है, ना कांग्रेस पार्टी ना समाजवादी पार्टी, इन दोनों के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना कोई नहीं सिखा सकता। इनको आता है चुनाव लड़ना। कैंडिडेट हमको डिसाइड करना है, हम डिसाइड कर लेंगे कहाँ कितना बेहतर कैंडिडेट है, उसको बैठ करके जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, यानी कि कार्यकर्ताओं को या फिर स्थानीय पार्टी को उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर किसी भी जगह की बात की जाए तो चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं है, सीधा आप कैंडिडेट उतारेंगे और सब ठीक। कहीं ऐसा है, चुनाव कैंडिडेट लड़ता है, पार्टी अपना प्रचार कर रही है, हमारी यात्रा चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बेहतर कैंडिडेट लगता है उसी को जनता वोट देती है। तो हम देख रहे हैं और सही समय पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बता देगा कहाँ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ नहीं लड़ने जा रहे, और हमारी यात्रा तो चली रही है ना यात्रा। सुमित मेहरोत्रा जी, क्या लग रहा है आपको? ममता बनर्जी तो साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी आपने सुना प्रखर जी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि एकला चलो ही चलेंगे, यही नीति अपनाएंगी। 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वो अकेले लड़ने को तैयार हैं और अब किसी तरीके की आगे बात ममता बनर्जी कांग्रेस से करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, जो कि यात्रा के दौरान भी देखा गया। नहीं, देखिए, सारी चीजें अभी हम लोग एकदम से जल्दबाजी में कुछ कह रहे हैं, हम लोग प्रवक्ता लोग कि दीदी ने मना कर दिया है या कांग्रेस की अपनी पॉलिसी है, वो कांग्रेस लगी हुई है किसी को बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है कि हम लोग को जितनी सीट आप हमें दे रहे हैं मुझसे पे ही लड़ लेंगे, ये भी चीज चल रही है। दीदी ने ऑफर करा था कांग्रेस की 2 सीट के लिए, कांग्रेस चाह रही है वहाँ पे ज्यादा सीट, तो दीदी भी समझती है कि ठीक है भैया 2 सीट से हम लोग ले दे इनको और 2 ही सीट इनको तो मिलेंगी। आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ 2 ही सीटें कांग्रेस को देने पर राजी हो रही हैं? क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पर पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ सकती? क्या उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में इस स्थिति में लड़ पाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, गठबंधन हमारा भी जो इंडिया अलायंस का है वो रहेगा। उसमें जो दल है जो भाग गए हैं, जो पलटू राम भाग गए, जो और जाना चाहते हैं वो चले जाए सीपीआई के जैसे, पर दीदी हमारी शेरनी है और शेरनी के तरीके से वो लड़ाई भी लड़ेगी भाजपा को खदेड़ने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये कोई अकेले
हमारे बंगाल का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है कि इन झूठे लोगों को, झूठे वादे करने वाले लोगों को जिस तरीके से भगाना पड़े वो सब कुछ होगा। आज पहली बात, अगर सारे चैनल, हर जगह चैनल अगर विपक्ष कोई पकड़ करके कि आप बताइए आप किसकी सीट शेयरिंग दे रहे हैं, आप कांग्रेस आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, समाजवादी आप बताइए, अरे भाई कम से कम सारे चैनल को ये तो पूछना चाहिए क्या नाम है, एनडीए क्या कर रहा है अपने लिए, एनडीए ने तो क्या कर साफ दिया। तौर पर ऐलान कर रहा है सर, और क्या करे बताइए। माधवी जी, माधवी जी, विपक्ष का ये सवाल है कि आप सबकी चीजें पूछते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों पर इस तरह के आरोप लगाती रहती है कि इनका गठबंधन टूट गया, इनकी सांसें अटक गई, ये अब गठबंधन आगे चल नहीं पाएगा, अब ये इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्यों लगता है? वो तो सवाल आपसे कर रहे हैं, आपने कितना कुछ बता दिया कि एनडीए क्या कुछ कर रही है। कितनी विचित्र बात है कि इनको अभी ये सवाल पूछना है कि हम लोग ये आरोप लगाते हैं, और ये प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा है कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जब इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो जब ये बंगाल में पहुंचे तो वहाँ पे ममता बनर्जी बोलती हैं कि ये यात्रा केवल फोटो खिंचाने के लिए है। जब इनकी यात्रा बिहार पहुंचती है तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे किसी को बताया नहीं। जब इनकी यात्रा पहुंची यहाँ पर क्या नाम है, जब उत्तर प्रदेश में पहुंची तो वहाँ पर क्या कहा सपा के जो नेतृत्व करता है, उन्होंने कहा कि हमें तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं लेकिन उनका आमंत्रण और निमंत्रण ही नहीं मिल रहा है। तो इनके साथ में तो गठबंधन कहीं है ही नहीं दिखता। ये अलग अलग राज्यों में अपने दुश्मनों के साथ में जुड़ भी रहे हैं, और जब इनकी बड़ी यात्रा चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वहाँ पे इनका जो विच्छेद है वो सामने दिखाई दे रहा है। तो हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं? आरोप तो आपके जो साथी है, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मंच पर जब आप एक साथ खड़े होते हैं तब आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे जवाब देने दीजिए वक्ता जी। जब लोग ये मंच पे खड़े होते हैं तब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन जब ये स्टेज पे पहुंचते हैं अलग अलग राज्यों में तो इनके हाथ छूट जाते हैं और एक दूसरे पे उंगली उठ जाती है। तो ये हालत है इन लोगों की। अरे बिहार में खेला होने जा रहा है, भाजपा के तरफ देखिए एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ किसी की आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, शायद कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आवाज सुन नहीं पा रही हूँ कि सामने से कोई क्या बोल रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति को बोलने दीजिए। मैं आती हूँ आपके पास। जी माधवी जी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि इन लोग केंद्र के मंच पे जब खड़े होते हैं तो एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये राज्य में पहुंचते हैं तो एक दूसरे का हाथ थामने की जगह एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं और अपने एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं। तो आप देख लीजिए कि इनकी जो इंडिया टीम के जितने भी लोग हैं, इनके गठबंधन के जितने लोग हैं, बड़े बड़े सब जितने नेता हैं, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कौन होती है इनके ऊपर आरोप लगाने वाली? इनसे जब पूछा जाता है कि आपने ममता बनर्जी को नहीं बुलाया, आपने जब अखिलेश यादव को नहीं बुलाया, तो इनका कहना होता है कि भाई हमारे कार्यक्रम की सूचना उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब उनसे इंडिविजुअली पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम जानते नहीं है। तो इनका जो गठबंधन है वो केवल दिखावे के लिए, और इनके साथ में कोई मतबंधन नहीं है। गठबंधन खाली बोलने के लिए गठबंधन है और एक दूसरे के साथ में लड़ने का बंधन है इन लोगों का। तो यही हो रहा है और आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इनको ये समन्वय आज तक बना नहीं पाए कि इन लोगों को एक दूसरे के प्रति बोलना क्या है। जब ये लोग जब ये मीडिया के सामने आते हैं तो एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। वहां पर पंजाब में ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर इनका चलने नहीं देंगे, इनकी इच्छा नहीं चलेगी, ये तो बड़े लीडर है, ये किसी की सुनते नहीं है। वहीं दूसरे राज्यों में यही आरोप लगाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ इनके ऊपर आरोप लगा रही है? इनकी यात्रा देख लीजिए कि कितने लोग आ रहे हैं, उसमें कितने गठबंधन के मंत्रियों ने और नेताओं ने लोगों का समर्थन दिया है इनकी न्याय यात्रा में। तो सबसे पहले इन लोगों को अपनी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ना, उसका नाम बदल के भारत तोड़ो, मतलब भारत तोड़ो नहीं, इन लोगों का अपना गठबंधन तोड़ो वाली यात्रा चल रही है, जिसमें ये गठबंधन तो बताते हैं लेकिन इनका गठबंधन कहीं गांठे वाला दिखता है। ठीक है, प्रखर जी जवाब दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता जी ये भूल जाती हैं हम पर आरोप लगाने के पहले कि भैया आपने जो 38 दल है उनका नाम ही बता दीजिए। एनडीए के 38 दल का नाम बता दे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। दूसरी चीज, इनके एनडीए में जो दल है, कुछ दल तो ऐसे हैं जिनका एक सांसद एक विधायक भी नहीं है। तो भाई ऐसे दलों को जोड़ रखा है इंडिया गठबंधन में जो दल है, या तो वो अपने प्रदेश में सरकार में, या तो मुख्य अपोजिशन दल है उस प्रदेश में। तो सामंजस्य हमारे उनके बीच का मामला है। दूसरी चीज अपने में बता दें, ये चिराग पासवान जी को कितनी सीटें दे रहे हैं, जेजीपी को कितनी सीटें दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर क्या क्या बोल चुके हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके लिए उनको कितनी सीटें दे रहे हैं, निषाद पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं, सुप्रिया पटेल को कितनी सीटें दे रहे हैं, अकाली दल आपसे वैसे भी अलग है। भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे कि कौन किसको कितनी सीटें दे रहा है, लेकिन आप नहीं बताएंगे कि कौन किसको और किस तरह से सीटें दे रहा है। हमारे भाई हमारे में चल रहा है। ना आप पश्चिम बंगाल में बताएंगे, ना आप उत्तर प्रदेश में बताएंगे,
ना आप किसी और जगह बताएंगे सर। उत्तर प्रदेश इतनी शिद्दत से अगर तब आप कह देते हैं सर, सवाल पूछ रही हैं, हाँ, इतने शिद्दत से बीजेपी वाले से पूछ बिल्कुल पूछा सर, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि आरोप लगा रही है। माधवी जी ने तो अभी जवाब दिया और आपने सुना भी। ये तो सवाल आप हमसे पूछ रही है ना कि कितने कितनी सीट दे रही है। मैंने बता दिया कि हमारी बातचीत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी बता दे वो कितने लोगों को सीट दे रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता पाएंगे कि किसको कितनी सीटें दे रही है। हम तो मुद्दे उठाते हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, तो सामने सामने मुद्दे हैं। इन्होंने शिक्षा, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का बजट है वो 4.5% होता है, उसको काट के इस बार 2.5% कर दिया है। मैं कुछ सुन पाती तो जवाब देती। लाखों रुपए इन्होंने यूज ही नहीं किए। ये तो इनकी पॉलिसी है। ये हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसान का बजट नहीं यूज करते ये लोग। तो सवाल इनसे पूछा जाएगा। और 370 सीटें हमको बता दे कौन कौन सी हैं, गिनाई दे। 400 पार, 300 पार। प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ नौकरियां भी बोलते थे, 15 लाख खाते में भी बोलते थे। माधवी जी, प्रखर जी पूछ रहे हैं कि आपके कितने दल हैं और आप किसको कितनी सीटें देना चाहते हैं, यही आप पहले क्लियर कर दें। प्रधानमंत्री जी के बच्चे बड़ा विचित्र सवाल है भाई प्रखर जी। आप पहले ये सोचिए कि आप यहाँ पर जवाब देने के लिए आपकी जवाबदेही अपनी एंकर की है ना, जवाब के लिए बैठे हुए हैं। रडार नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है तो सर, प्रधानमंत्री जवाब की ले बातें लीजिए। अब आपने सवाल किया है तो उसका जवाब ले लीजिए। माधवी जी जवाब दे रही हैं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई भी प्रश्न उठाने से पहले आप 100 बार सोचिए कि आप किससे प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ किसी तरीके का मतभेद आपको किसी में नहीं दिखाई देगा। जो भी विवेचना होगी वो सब एकजुट मिलकर होगी और सबकी इच्छा के अनुसार होगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सवाल पूछने वाले हैं। आप लोग खाली ये बताइए कि आप लोग के जो जितने भी दल के जो आपके नेता लोग हैं वो जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग उनका जवाब देने की स्थिति में है क्या? आप बताइए ना, पंजाब में कितनी आप सीटें दे रहे हैं, बताइए आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दे रहे हैं। आप लोग जिस गठबंधन की बात करके और ये सीना ठोक के आपके जो अध्यक्ष है उन्होंने संसद में बोला कि 400 पार, तो आप ही लोगों के लोग पीछे बैठे हंस रहे थे और उसके बाद पूरा संसद जो है वो हंसी का माहौल वहाँ पे बदल गया। अभी तक तो कॉमेडी जो है वो राहुल गांधी करके आए थे, तो आपके अध्यक्ष वहाँ पे कॉमेडी करने लगे। लोग कहीं से भी आपकी बात को सामंजस्य नहीं ले पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीका का, इतना मतलब बिना जाने सोचे समझे जो है वो वक्तव्य आप लोग देते हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग अपने राज्यों में जो आप ही के गठबंधन के नेता गए हैं, आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग उनका जवाब दीजिए ना। आप लोग तो न्याय आचार में ही बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने वाले कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ में किसी भी गठबंधन पार्टी का कोई मतभेद है क्या? आप मुझे बताइए, उठाया जा रहा है क्या? किसी भी गठबंधन ने, किसी भी घटक दल ने क्या भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न पूछा कि आप हमें सीट दे रहे हैं क्या, कि नहीं दे रहे हैं? किसी भी घटक दल के लोगों ने क्या भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न पूछा? आप मुझे बताइए। प्रश्न तो आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोगों की एनडीए सरकार, एनडीए जो गठबंधन है उसके नेतागण आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों की इच्छा एक दूसरे के साथ में मिल ही नहीं रही है। आप लोगों की जो गठबंधन है, आप लोगों का जो गठबंधन उससे कई गांठें जो पूरी जनता देश की देख रही है। आप लोगों का तो वो हाल होगा कि प्रधानमंत्री, अगर आप लोग की सरकार तो वैसे बनने वाली है नहीं, लेकिन सरकार अगर बन गई तो प्रत्येक दिन एक प्रधानमंत्री बन के आएगा, प्रत्येक सप्ताह प्रधानमंत्री बदली होगा। वो स्थिति आप लोगों की बन चुकी है। आजम जी के पास जाना चाहूंगी, आजम जी से शुरू करना चाहूंगी। आजम जी, लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है बातचीत चल रही है, बातचीत की जा रही है। क्या अगर समाजवादी पार्टी 11 सीटों से इतर कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि उसे 11 सीटों से ज्यादा सीटें चाहिए, तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? क्या अकेले उत्तर प्रदेश में हर सीट पर लड़ने के लिए तैयार होगी समाजवादी पार्टी, या किन शर्तों पर आप आगे बढ़ेंगे इस गठबंधन में? इंडिया अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और इंडिया अलायंस के साथ ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। 11 सीटें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है। उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है कि अगर जीत के समीकरण बनते हैं तो हम सीटें और भी आपस में शेयर करेंगे। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतनी ही सीटें देंगे, ठीक है? इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल चुनाव मुद्दों में होगा। नहीं, ठीक है, लेकिन आजम खान जी, समाजवादी पार्टी को क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में? इसके लिए आप उससे ये भी जान रहे हैं, ये भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर, कौन सी सीट पर आपकी मजबूत स्थिति है, ये आप बताएं तो हम आपको सीट देने के बारे में सोचेंगे। नहीं, इंडिया अलायंस की कोशिश है
कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें जीती जा सके। तो ज्यादा से ज्यादा अगर जीतना है और अलायंस है तो हम आपस में डिस्कस तो करेंगे ही। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अपना कोई जनाधार नहीं है? जिस तरह की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, जब अलायंस होता है तो आपस में तय किया जाता है कि कौन सी सीट पर हम करेंगे, कौन सी सीट पर हम करेंगे, और आपसी बातचीत करना है। अलायंस गठबंधन का मतलब ये कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जहाँ सहमति बनेगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और ये 100% रहा है कि कांग्रेस और आरएलडी समाजवादी पार्टी और जो छोटे दल हमारे साथ है सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव मुद्दों पे होगा। भाजपा क्या करती है, आखिर चुनाव से 1-2 दिन पहले कैंडिडेट घोषित करती है। हमसे क्यों उम्मीद करती है कि हम आज घोषित करते हैं? भाई ये तो कोई बात नहीं है कि हम आज कैंडिडेट घोषित करते हैं। हम भी चुनाव से 1-2 दिन पहले कैंडिडेट घोषित करेंगे, सीट घोषित करेंगे और चुनाव मुद्दों पे होगा। देश में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो करप्शन है, उन सब मुद्दों पे चुनाव होगा। आप जानती है कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार का स्टेटस आप देख रहे हैं, ईडी सीबीआई तक दुरुपयोग आप देख रहे हैं। ये सारे मुद्दे जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है और जनता का मानना है कि ये हम चुनाव में इस बार जनता भाजपा को जवाब देगी। भाजपा इस मुगलते में न रहे कि वो जनता को देखो बना के सुमित मेहरोत्रा जी, जलेबी घुमा के। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, क्या जैसा कि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को दोहरा रही है, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं है पश्चिम बंगाल में? जिस तरह से वो लगातार सीटों की मांग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लगातार बोल रही है कि आपस में लड़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी इस बात को भली भांति जान रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जितनी मजबूत पकड़ उनकी है उतनी मजबूत पकड़ शायद कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ऐसे में आगे किन शर्तों पर बढ़ेंगे सर? बिल्कुल, ये तो कांग्रेस को भी मालूम है कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी मजबूत पार्टी है जो भाजपा से लड़ाई लड़ रही है हर चीज के ऊपर। आप देखिए चाहे विधानसभा चुनाव हुआ तब भी किस तरीके से भाजपा कहती थी हम तो 200 के पार आएंगे, गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला करके बड़ी बड़ी रैलियों में कहते थे हम तो 200 के पार आएंगे, सरकार हम बनाएंगे, दीदी जा रही है। अरे क्या हुआ भाई, सरकार इनकी बनी नहीं, दीदी आ गई। इतने छोटे छोटे बातें करे थे। तो उसी तरीके से कांग्रेस को मालूम है कि बंगाल के अंदर अगर टीएमसी मजबूत है तो हमें टीएमसी का साथ देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात हम लोग आपस में गठबंधन के सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे माधवी जी ने अभी भाजपा के प्रवक्ता है जिन्होंने एक बात कही कि भाजपा से आप पूछते हैं कोई सवाल, बिल्कुल सही बात है, भाजपा से हमें पूछना नहीं चाहिए। ये तो वही कहानी हो गई कि आप चोर से गुजरे तुमने चोरी करी थी। ये तो वही कहानी है कि आप चोरी कर रहे हैं, देश में डाल रहे हैं, आरोपियों को अपने संग में बैठा करके अपनी पार्टी में मिला करके कह रहे हैं कि आप हमसे आरोप, अब आप बताइए आरोप मुक्त हो गए ये वॉशिंग मशीन में आकर के। तो ये वो पार्टी बन चुकी है वॉशिंग मशीन। आप सभी लोग कहते हैं, मैं नहीं, सभी लोग आज ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है, आरोपी इधर आया इधर बैठ गया, आरोप मुक्त हो गया, ठीक है, ईडी उससे डर गया। और जिस तरीके से मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जिस तरीके से सीबीआई ईडी आज विपक्ष के नेताओं को उठा करके जेल में डालने का काम करेगी क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये सभी के ऊपर, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी, सभी के ऊपर ये सीबीआई ईडी का खेल करेंगे। पर इस बार 2024 के चुनाव में जनता इनसे सवाल पूछेगी क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियों का, क्या हुआ रोजगार का, झूठे बातों से इनको विदा करने का समय आ गया। वो जब वो वक्त आएगा तब उस पर बात करेंगे सुमित मेहरोत्रा जी। प्रखर जी 370 आप बताइए, 370 इन्होंने बड़ा डंका पिएगा, 370 इन्होंने हटा दी। आज तक वहाँ पे चुनाव नहीं कराया इन्होंने, भाजपा ने चुनाव नहीं कराया, डर क्यों लग रहा है? 370 आपने हटा दी, चुनाव कराइए ना, आपको पता लग जाएगा आपने कितना अच्छा काम करा था। ठीक है प्रखर जी से सवाल मेरा। प्रखर जी, आपने सुना आजम खान जी और सुमित मेहरोत्रा जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हाँ कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है कि जहां पर उसका जनाधार नहीं है तो सवाल किया जाएगा। ये बात आप क्यों नहीं समझना चाहते कि जहां पर स्थानीय पार्टियां जो मजबूत हैं उस तरह से उनके हिसाब से अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, ये सोचा है कि इस इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो इस तरह की असमंजस की स्थिति लगातार क्यों बनी हुई है? देखिए हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है और चर्चा हो रही है आपस, कहाँ कौन लड़ेगा, कहाँ कौन नहीं लड़ेगा, कहाँ प्री पोल अलायंस होगा, कहाँ पोस्ट पोल अलायंस होगा। एनडीए का तो आज तक कुछ नहीं हुआ, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग नहीं हुई। ये बता दे कहाँ किसका कहाँ है, किसको ये सीटें दे रहे हैं। अभी तो इनके यहाँ तो चर्चा ही, मीटिंग ही नहीं हुई है, चालू ही नहीं हुआ चुनाव। आप हमको कह रही थी
चुनाव सर पर है, कब होगा? अरे उनके लिए भी तो चुनाव सर पर है, कहाँ कुछ बता रहे हैं? इनसे तो सीधे सीधे सवाल पूछ लो कि इकोनॉमी की हालत क्या है, तो उस पर बता देंगे। पर कैपिटा इनकम पर बात नहीं करते, ट्रिलियन इकोनॉमी बताने लगते हैं। देश में 80 करोड़ से ऊपर लोग 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे, सरकार को देना पड़ रहा है, उस पर कुछ और बताने लगते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिवाय झूठ बोलने के लिए नहीं है। और हमसे कहते हैं हम कैंडिडेट बता दें, अगर हम कैंडिडेट आज बता दें तो इनका ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हमारे कैंडिडेट के पीछे पड़ जाएगा। पहले से ही देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर इनके लोग जा रहे हैं। इनकी जो एजेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई अजीत पवार पर भी कर दीजिए, पहले तो बताते थे बड़ा चक्री पीसिंग, क्या हो गया? अभी इनके नेता अमित शाह बोले थे, क्या बोले थे नीतीश कुमार के लिए कि दरवाजे बंद है। महाराष्ट्र की बात करें तो क्या सर, प्रखर जी महाराष्ट्र की बात करें, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है और कहीं ना कहीं कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये भी तय हो चुका है। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें तो साफ तौर पर संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 सांसद वाली पार्टी हो चुकी है। अब देखिए शीर्ष नेतृत्व तो हर पार्टी का बैठता है, डिसाइड करता है, बहुत जल्दी उसके बाद आपके ही माध्यम से लोगों को पता चलेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी वहाँ बता दे जो सरकार चला रही है। तो संजय राउत के कहे हुए बयान को आप बता दीजिए, संजय राउत के कहे हुए बयान को आप नहीं मानते? क्या वो शिवसेना में नहीं है? क्या वो कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं कर रहे शिवसेना में? क्या संजय रावत जी ने बोला कि हम इंडिया गठबंधन से अलग हैं? इसका क्या मतलब है सर, आप ही समझा दीजिए। इसका क्या मायने है सर कि महाराष्ट्र में 0 सांसद वाली पार्टी बन चुकी है कांग्रेस? अरे भाई हमारे उनके नेता बीच के हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ के बात करेगा, कहाँ लड़ना कहाँ नहीं लड़ना। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी 60 सालों तक बीजेपी को हराती हुई आई है, लगातार हराती हुई आई है। इस देश को IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान दिए हैं, कहां से कहां पहुंचाया। इन्होंने 2014 में 50 लाख करोड़ जो देश का कर्जा था उसको 2.5 लाख करोड़ पहुंचा दिया। माधवी जी देखिए, अब इस चीज को लेकर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आपके पास कुछ नहीं बचता है तो ईडी सीबीआई का डर दिखाकर आप विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम कर रही हैं। जहां पर जिस तरह से भी पार्टी उभरने की कोशिश करती है वहां उनके घर पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी होने लगती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। फिर चाहे वो झारखंड की बात हो, किसी भी राज्य की बात हो जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। देखिए इनका तो ये भी कहना है कि ईवीएम मशीन के ऊपर भी ये लोग टारगेट कर देते हैं। जहाँ खुद जीत जाते हैं वहाँ पर ईवीएम मशीन खराब नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम मशीन के ऊपर में लोग उंगली उठाते हैं। तो बड़ी कमाल की बात है कि भाई जहाँ पे घोटाले हुए हैं क्या वो साक्ष्य सामने नहीं आया? बंगाल में आपने देखा होगा कि मंत्रियों के घर से भर भर के रुपया निकला है। इनके कांग्रेस के जो लीडर है उनके घर से भर भर के पूरी अलवारियां भर भर के जो है उसके बाद आप मुझे बोलने एक तो मुझे सुनाई नहीं दे रही है और आपको पूरा वक्त दिया गया, सबने आपको इतने धैर्य से सुना तो आपको भी दूसरे की बात धैर्य से सुननी होगी। देखिए मैंने बीच में नहीं, आपके जो यहाँ प्रवक्ता आपकी जो पार्टी के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों की जो है आगे की आप लोगों की रूपरेखा सही नहीं है। वो खुद ही लोग यहाँ पे सामने बैठकर बोल रहे हैं, जो कि अभी एंकर बता रही है जिस तरीके से। आप ही बोल लीजिए, फिर जब आपको सुनना नहीं तो आप ही बोल लीजिए। मुझे आपकी आवाज देखिए ये तरीका सही नहीं है, डिबेट करने का ये आपका तरीका सही नहीं है। अगर देखिए आपको वक्ता मैंने जी पूरा मुझे मौका आवाज दिया सुनाई नहीं दे रही है कि सामने वाला आप लोगों की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से मुझे दूसरी तरफ की आवाज सुनाई नहीं दे रही है और ये लगातार बक कर रही व्यक्ति। नहीं ठीक है, आपको सुनना नहीं है। माधवी जी कहिए। आप हाँ मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो मैं जवाब दे देती हूँ। आपने मुझसे पूछा मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ देखिए बात वही मैं कह रही हूँ कि इन लोगों को जब ये जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम खराब नहीं होती, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम पर टारगेट करते हैं। अभी इन्होंने बोल दिया कि 400 पार हमारी सीट आएंगी, इनके अध्यक्ष ने बोल दिया, खड़गे जी ने। लेकिन अब साथ ही साथ ये बोल दिया अगर ईवीएम ठीक रही तो फिर। और अब कमाल की बात ये है कि भाई ईडी जहाँ लग रही है भाई वहाँ पे क्या घोटाले सामने नहीं आ रहे? आप लोगों को समस्या क्या है? यही बात मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बिलखती रहती है, पहले वही कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालो, आप इनको जेल में डालो, उनको जेल में डालो, भाई हम किसी सवाल जवाब से डरते नहीं है, बुलाओ लोगों से पूछो प्रश्न। और आज वो ईडी पर सवाल उठाने लग गए।
तो आप पहले आपका कुछ रूप था, आज आपका दूसरा रूप है और आप अपने हिसाब से सारी चीजों को ढाल रहे हैं। एक टाइम पे बोल रहे थे कि भाई क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं ईडी का उपयोग करते हैं, क्यों नहीं आप लोग सीबीआई का उपयोग करते हैं, क्यों नहीं आप भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं। और जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ते तो इन्हीं के नेता जो है, इनकी इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो बोलने लगते हैं कि भाई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। तो भाई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है कि ठीक चुनाव से पहले लगातार ईडी की छापेमारी, लगातार नेताओं को इस तरह से जेल के अंदर डाला जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों में क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं होती? लगातार नहीं हो रहा है। आप उठा के देख लीजिए, विगत 3-4 सालों से ही ये सारी कार्रवाई चल रही है और ईडी स्वतंत्र अपनी स्वतंत्रता से अपना कार्य करिए। संवैधानिक आप संस्था के ऊपर में उंगली उठाते रहते हैं, आप ईवीएम पे उंगली उठाते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाते रहते हैं, राम मंदिर पे उंगली उठाते रहते हैं। आप लोग किस चीज पे उंगली नहीं उठाते? हिंदू मुस्लिम आप लोग खुद करते हैं, हम तो आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप लोगों के पास में कोई और मुद्दा है क्या? आप मुझे बताइए। यहाँ बैठ के जो दूसरे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है वो ही आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इन लोगों की रूपरेखा पूर्ण रूप से, सरल रूप से दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से इन लोगों की बातें समझ में नहीं आती, कितनी सीटें देंगे। इन लोगों को ये बात बतानी चाहिए। आपस में लड़ रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। अरे मैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअली बैठी हुई, लेकिन यहाँ पे 3 लोग तो आप ही के इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हुए हैं ना, लेकिन वो लोग तो आप ही से एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो आप लोग तीनों का जवाब दे रही हूँ, लेकिन आप तो अपने ही पार्टी के दल के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग अपनी पृष्ठभूमि को पूरी रूप से स्वच्छ करिए और बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली। ठीक है माधवी जी, जवाब ले लेते हैं। जी प्रखर जी। माधवी जी भूल जाती है कि इन्हीं के नेता अमित शाह ने मंच से हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचारी बोला था, इन्हीं के नेता नरेंद्र मोदी ने मंच से क्या कहते हैं अजीत पवार जी को भ्रष्टाचारी बोला था, इन्हीं के नेता पीसिंग बोल रहे थे। अरे तो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे भाई? उन पर कर दीजिए कार्रवाई, क्योंकि आपकी पार्टी में वॉशिंग मशीन में ढूंढ करके आगे थी, आप कार्रवाई नहीं कर रही है। आप करिए कार्रवाई, आप सब पर कार्रवाई करिए, आप अपोजिशन पर जिस पर जो कार्रवाई करनी है आप करिए, मगर उन नेताओं पर भी करिए जिनको आपने स्वयं भ्रष्टाचारी बोला था। ये डबल स्टैंडर्ड आपका नहीं आता है। आप एक तरफ आते हैं, परिवारवाद की बातें करते हैं। आपकी पार्टी में क्या परिवारवाद नहीं है? चिराग पासवान आपको परिवारवाद नहीं दिखता? आपको राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह परिवारवाद नहीं दिखता? अमित शाह के लड़के जय शाह कैसे बीसीसीआई और सबके अध्यक्ष हो गए? क्या योग्यता थी उनकी? वो परिवारवाद आपको नहीं दिखता? तो डबल स्टैंडर्ड की बातें बोलना बंद करिए। और आप लोग कहते हैं बेटी, प्रधानमंत्री जी तो बेटियों पर भी बोलते हैं आकर के, और जब हमारे देश की मेडल लाई हुई बेटियां सड़क पर धरना दे रही होती है और एक आदमी कहता था दबदबा है और दबदबा रहेगा, तब क्या हो जाता है? क्योंकि आपकी पार्टी के लीडर है इसलिए नहीं करते। बनारस में 2 लड़के पकड़े जाते हैं, 1.5 महीने तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो बीजेपी के आईटी सेल के नेता थे। माधवी जी तो डबल स्टैंडर्ड की बातें माधवी जी नहीं दे रहा है, अच्छी लगती है कि दूसरे प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। माधवी जी प्रखर जी कह रहे हैं कि जिस तरह की कार्रवाई आप लोगों के नेताओं के ऊपर की जानी चाहिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर की जानी चाहिए, उस तरह की कार्रवाई तो आपकी तरफ से होती बिल्कुल नहीं दिखती है। परिवारवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद इतना परिवारवाद है, बेटियों की बात करते हैं, बेटियां धरना दे रही थी, कोई किसी तरीके की बात नहीं की गई। देखिए लोगों को समझना होगा कि सुनिए तो जवाब तो लीजिए प्रखर जी। अरे तो 2 शब्दों का जवाब तो दीजिए, सही चीज तो पूछ लीजिए। ठीक है बताइए माधवी जी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और जो बाकी संस्थाएं काम कर रही है वो संवैधानिक संस्थाएं, वो अपना काम कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे ईडी क्यों जा रही है? वो हम कर रहे हैं क्या? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने भिजवाया क्या पुलिस को? पुलिस के पास में जो भी एविडेंस आ रहे हैं वो पुलिस या सीबीआई या ईडी अपनी तरफ से कर रही है। आप मैं ईडी की यहाँ मौजूद, मैं ईडी की ब्रांच से आई हूँ, मैं सीबीआई की ब्रांच से आई हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच से आई हूँ ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का जवाब दूंगी। ईडी कहाँ कार्रवाई कर रही है? उनको क्या वहाँ पे प्रमाण मिल रहे हैं? वहाँ क्या भ्रष्टाचार के उनको एविडेंस मिल रहे हैं? ये सवाल का जवाब आप उससे क्यों पूछ सकते हैं? कैसे पूछ सकते हैं? आप मुझे बताइए। हम करवा रहे हैं कार्रवाई, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करवा रही है। जब कांग्रेस के समय में जिस तरीके की, जब कांग्रेस के समय में जब कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी सीबीआई काम करती है, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलती हैं। जहां कहती है भारतीय जनता पार्टी वहीं ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप लोग तो ये भी कहते हैं कि राम सेतु जो है वो प्रमाणिक नहीं था, ऐतिहासिक नहीं था, तो राम की यात्रा को भी आप कुछ बता सकते हैं। आप लोगों के पास कहने के अलावा कुछ है क्या? आप मुझे बताइए। आप लोग कह ही सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन इल्जाम जो आप हम लोगों पे दोषारोपण कर रहे हैं उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या? हमारे इशारे पे क्यों काम करेगी एक स्वतंत्र संवैधानिक जो संस्था है?
वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे क्यों काम करेगी? अगर आपको ये लगता है तो आप प्रमाण करके बताइए ऐसा है। आप बताइए कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बैठकर उनके साथ में मीटिंग की है और बैठकर भिजवाया है। के साथ बोल दिया था अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो। देखिए, आपके इल्जाम आपके मन में क्या खिचड़ी पकड़ी है वो आप यहाँ पर उगलने लग जाएंगे। तो मेरा उत्तर नहीं कि मैं आपके जबरदस्ती के इल्जामों का मैं आपके दोषारों पर सुनूं। समझ गए? आप राजनीतिक की बातें करेंगे तो आज आप लोगों की जो इंडिया गठबंधन की जो बातें हो रही है, जो गठबंधन है वो टूटा हुआ है। आप लोग एक दूसरे का सम्मान करना नहीं जानते, ये बात करिए आप। ठीक है प्रखर जी, रुकिए। देखिए माधवी जी ने कई बातें की, माधवी से पूछते पूछते माधवी जी ले गई राम मंदिर की ओर। अरे भाई राम मंदिर की बात नहीं हो रही, राम मंदिर की बात नहीं हो रही, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। मेरे पास आपको लिस्ट पढ़ के बता दे रहा हूँ माधवी जी, इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि आप इसके ऊपर आप मेरे को बोले। कर्नाटक में क्या हुआ, रेडी बंधुओं का आज तक कार्रवाई हुई, अब आवाज नहीं आएगी, इनके कान में आवाज नहीं आएगी। येदियुरप्पा का क्या हुआ, महाराष्ट्र में नारायण राणे जी का क्या हुआ, भाजपा में शामिल, केस बंद। ठीक है, असम के सीएम का क्या हुआ, जो केस भाजपा में आके केस बंद। दुष्यंत चौटाला जी का क्या हुआ, पार्टी में आके बीजेपी के साथ गठबंधन करके उनके पिताजी पर बाहर आ जाती है, डील होती है। अजीत पवार का क्या हुआ, आज तक भाजपा ने करा क्या है? ये भाजपा वही पार्टी बन चुकी जो पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस 2014 से पहले की कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचारी है, आरोपी है। अरे भाई वही तो चीज आज आप बनते चले आ रहे हो। अगर आप कांग्रेस को खोजते थे तो आप में कांग्रेस में क्या अंतर रह गया अगर आप कांग्रेस को कहते थे? आप भ्रष्टाचार के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। आप ही एक महिला है, मैं आपसे भी चाहूंगा, मुझे बताइए बनारस के अंदर 3 आईटी सेल लड़कों ने छोटी बेटी का रेप करा, उनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं बोल रहे? चला क्या हुआ उनका, क्यों? आप उसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगी, उसके ऊपर ही बोलिए, पर आप नहीं बोलेंगे। अगर आप बोल देंगे अपनी पार्टी से हटा दी जाएगी। आप एक महिला है, उन बेटियों का क्या हुआ जो बैठी थी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं माननीय मोदी जी, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। आजम खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आजम खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आजम जी। जी मैडम, कहना ये है कि चुनाव नजदीक आते आते हम लोगों के गठबंधन की सारी चीजें सही हो जाएंगी और इसमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ चलिए सर, कम से कम कोई तो मुद्दे पर रहा, कोई तो मुद्दे पर रहा सर जी, बताइए आजम खान जी। गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो भी लोकल इश्यूज है वो भी सॉल्व हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए चुनाव होगा। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि 272 से नीचे भाजपा को रोका जा सके, तो ताकि जो लोकतंत्र है वो भारत में जिंदा रहे, संवैधानिक संस्थाएं। इंडिया गठबंधन ने इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है? ऐसी कौन सी पुख्ता रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी के इतने मजबूत इरादों को, इस रथ को 400 पार को, जिसका खुला ऐलान खुद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इसको रोकने के लिए आपके पास क्या ऐसी पुख्ता तैयारी है कि इसे रोक ही लेंगे? हम लोग उनके ऐलान को बस उसी तरह से देख रहे हैं जैसे उन्होंने 2014 में कहा था 15 लाख हर आदमी के खाते में जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी और बेरोजगारी कम हो जाएगी, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। आज आप बताओ हवाई जहाज का किराया क्या इतना कम है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में नहीं चल पा रहा है। और भारत का युवक युद्धरत इजराइल में नौकरी करने जा रहा है। अगर नौकरियों की स्थिति इतनी अच्छी होती तो यहाँ का युवा, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति? सर इसको लेकर आपकी क्या रणनीति? भाजपा की जो कर रही है आप बताइए ना। नहीं, हमारी कोशिश यही है, जनता को यही हम बताना चाहते हैं कि भाजपा ने जो 2014 से झूठ बोला है वो झूठ आपकी जिंदगी में दिन ब दिन आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, युवक बेरोजगार हो रहा है। अग्निवीर जैसी योजनाएं आती हैं और जहां की युवक को 4 साल के बाद ऑलरेडी बेरोजगार कर दिया जाएगा। ठीक है आजम जी, वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। प्रखर जी, जाते जाते बस इतनी ही प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगी कि इतनी क्या मजबूत तैयारी आपकी भाजपा के खिलाफ? बिल्कुल तैयारी है, मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हमने आरक्षण की कैप को भी बढ़ाने की बात करी है, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हमारी न्याय यात्रा लड़ रही है जिसमें चल रही है, जिसमें हम बेरोजगारी के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहीं न कहीं संजीव की तरह। बिल्कुल भारतीय, और देखिए इनको जनता हराई,
इनकी जो भ्रष्टाचारी नीतियां है उनको जनता देख रही है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक है माधवी जी, जनता सबक सिखाएगी। जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी आपने बढ़ाई है, इसका सबक आपको इस आने वाले चुनाव में जनता देगी। हाँ जी बिल्कुल, जनता ने जवाब दिया है इन लोगों को। राजस्थान में दिया, इन्होंने जवाब दिया है, छत्तीसगढ़ में जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, वहां तो आप लोग सोच भी नहीं सकते थे अचानक कैसे उल्टे मुंह गिर पड़े जाकर। और जब आपकी यात्रा जहां जहां से शुरू हुई, जहां जहां आप लोग गए हैं, सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते। तो जनता सबक सिखाती है बिल्कुल, और इस बात पे आप लोग कायम रहिए, क्योंकि जनता ने आप लोगों को सबक सिखाया और कहां से कहां लाके छोड़ दिया। तो आगे ज्यादा दिन नहीं, 2 महीने 3 महीने के बाद ही आप लोगों को। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।